जो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन मानी जाती है। तो बिफोर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन ये माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर और जिसकी मौजूदगी के लिए बीटा एक्टिविटी को एज एविडेंस इस्तेमाल किया जाता था। और दूसरी जो थ्योरी है जिसको आजकल हम मानते हैं आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, उसके मुताबिक जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का बना हुआ है, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। आज हम डिस्कस करते हैं बेटा आइसोटोप्स क्या होते हैं। बेटा आइसोटोप्स का मतलब होता है कि ऐसे एटम्स जिनका E बराबर जो हो डिफरेंट हो लेकिन उनका Z बराबर हो, मीन्स उसके अंदर प्रोटॉन्स की और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर हो लेकिन उनके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद भले डिफरेंट हो, तो ऐसे एटम्स को हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो आप ये कहोगे बेटा आइसोटोप्स की पहली बात ये होती है बेटा कि आइसोटोप्स जो होते हैं, आइसोटोप्स के अंदर बेटा ये होता है, आइसोटोप्स के अंदर सेम बेटा Z होता है बट डिफरेंट ये होता है बेटा, मास नंबर डिफरेंट होता है, चार्ज नंबर सेम होता है बेटा। जैसे आपके पास हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स हैं, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है। ड्यूटेरियम के अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। ट्राइटियम के अंदर दो न्यूट्रॉन होते हैं, एक प्रोटॉन होता है। तो आप कह सकते हैं बेटा कि जो हाइड्रोजन है उसके जो दोनों आइसोटोप्स हैं उनको भी अगर आप देखोगे तो उनका ए जो होता है बेटा वो डिफरेंट होता है, जबकि उनका Z जो होता है वो सेम होता है। ठीक है। अब बेटा ये जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। तो जिस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की है वही केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यूटेरियम की होंगी और ट्राइटियम की भी होंगी। तो आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, इसलिए उनको केमिकली आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं होता। कि अगर आप हाइड्रोजन को और ड्यूटेरियम को केमिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट करना चाहें तो आप उनको केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते अगर वो आपस में मिक्स है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सेम होती है। लेकिन उनको फिजिकली आप अलग कर सकते हैं क्योंकि उनका मास डिफरेंट होता है और डिफरेंट मास की बुनियाद पे आप उनको एक दूसरे से आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो आप कहोगे बेटा कि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ isotopes are same because they depend upon number of प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स। बेटा एसटीपी के अंदर प्रोटॉन्स लिखा हुआ है, पीटीपी के अंदर इलेक्ट्रॉन। बात यही एक ही है बेटा, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज वैसे होना प्रोटॉन चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट से आते जाते रहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज तब्दील नहीं होती। केमिकल प्रॉपर्टीज तब तब्दील होती है जब रेडियो एक्टिविटी के अंदर प्रोटॉन निकल जाता है। तो एक सॉलिड चीज जो हम कहें वो प्रोटॉन सही रहता है,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आना जाना इतना मुश्किल नहीं है, प्रोटॉन का आना जाना मुश्किल होता है बेटा। तो आप कहोगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सेम बिकॉज दे डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू सेम chemical properties, due to same chemical properties, isotopes cannot be separated from each other chemically by chemical process बेटा, केमिकल प्रोसेस के थ्रू नहीं हो सकता बेटा, बट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, जिसके अंदर मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है बेटा, वो इसको इस तरह से सेपरेट करता है बेटा। तो ये हो गई बेटा आपके पास, आप कह सकते हैं कि ये आइसोटोप्स की कुछ बुनियादी चीजें हैं जो आपको पहले भी पता होगी, जाहिर सी बात है, इतनी कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो आइसोटोप्स को आप कहोगे ऐसे एटम्स जिनका चार्ज नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, तो ऐसे एटम्स को आइसोटोप्स कहा जाता है। और आइसोटोप्स जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आप कह सकते हैं डिफरेंट हो सकती है। तो इनको केमिकल प्रोसेस के थ्रू आइसोलेट नहीं किया जा सकता, एक दूसरे से सेपरेट नहीं किया जा सकता, बट फिजिकल किसी भी प्रोसेस को इस्तेमाल करके इनको अलग किया जा सकता है। अब ज्यादातर जो आइसोटोप्स होते हैं बेटा वो रेडियो एक्टिव होते हैं। अब ये रेडियो एक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि जनरली तो हम ये देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी तब होती है जब किसी भी चीज का जो नंबर होता है वो 81 या 82 या 83 से अबव होता है तो वो रेडियो एक्टिव होता है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो ज्यादातर जो आइसोटोप्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं बेटा। अब ये जो ज्यादातर आइसोटोप्स होते हैं ये रेडियो एक्टिव क्यों होते हैं, इनके रेडियो एक्टिव होने का रीजन क्या है? देखिए बेटा, आपको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है रेडियो एक्टिविटी का ताल्लुक न्यूक्लियस के साथ है, और ये जो रेडियो एक्टिविटी है ये न्यूक्लियर एक्टिविटी है। तो आपको पता है बेटा कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उस वजह से उसके अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल बेटा, ठीक है, कि अगर एक न्यूक्लियस है जिसके अंदर है ही एक पार्टिकल, उसके पास बाइंडिंग एनर्जी सपोज करें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मैं सपोज कर रहा हूं, कोई रियल वैल्यू नहीं है ये। अब अगर उसी न्यूक्लियस के अंदर 2 पार्टिकल हो गए तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, 5-5 हो जाएगी, और अगर 3 हो गए तो फर्दर जो होगी वो 3.1 हो जाएगी। तो इस तरह से पार्टिकल्स की तादाद बढ़ने से बाइंडिंग एनर्जी पर जो है वो न्यूक्लियन, जिसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, हर एक न्यूक्लियन के पास पैकिंग फ्रिक्शन कम हो जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो स्टेबल नहीं रहता। तो बेटा आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद बढ़ेगी तो प्रोटॉन्स जो होते हैं बेटा वो तो रिपल्सिव फोर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि प्रोटॉन को रिपेल करता है। तो जैसे ही प्रोटॉन्स की तादाद न्यूक्लियस के अंदर बढ़ेगी, प्रोटॉन्स की एक दूसरे से रिपल्शन बढ़ेगी, तो प्रोटॉन्स के बढ़ने से भी उसके अंदर रिपल्शन बढ़ती है। तो बेटा इसलिए होता यह है कि जब किसी भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की तादाद बढ़ती है तो
प्रोटॉन्स की वजह से रिपल्सिव फोर्स बढ़ती है, और अगर न्यूट्रॉन्स वगैरह होते हैं तो न्यूट्रॉन एक तो न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नतीजा ये निकलता है कि ज्यादा पार्टिकल्स होने की वजह से बाइंडिंग एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तकसीम हो जाती है और कम हो जाती है, और इस वजह से वो जो होते हैं न्यूक्लियाई जो होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं, और अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो होता है वो रेडियो एक्टिविटी शो करता है। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने पार्टिकल्स को अपने अंदर से बाहर फेंक के स्टेबल बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इंसान है वो कोई भी ऐसी चीज खा लेता है जो पॉइजन हो या कोई और चीज ऐसी जो खराब खा लेता है तो उसको वोमिटिंग होती है। बेटा वोमिटिंग के अंदर वो चीज बॉडी से बाहर आ जाती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि फर्दर बॉडी जो होती है वो डैमेज होने से बन जाती है। तो इसी तरह से जब न्यूक्लियस के अंदर ये पार्टिकल्स ज्यादा हो जाते हैं तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, और ये न्यूक्लियस वोमिटिंग की तरह रेडियो एक्टिविटी के अंदर पार्टिकल्स इमिट करता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो न्यूक्लियस स्टेबिलिटी की तरफ चला जाता है। तो रेडियो एक्टिविटी का रीजन ये होता है कि न्यूक्लियस के अंदर बाइंडिंग एनर्जी कम पड़ने की वजह से अनस्टेबल हो जाते हैं, और उनको स्टेबल करने के लिए ये एक कुदरती प्रोसेस है जो न्यूक्लियाई को स्टेबल कर देता है और उनको टूटने से बचा लेता है। तो बेटा ज्यादातर आइसोटोप्स जो होते हैं वो मोस्टली आइसोटोप्स जो होते हैं बेटा वो रेडियो एक्टिव है। आइसोटोप्स के रेडियो एक्टिव होने का रीजन ये है कि उनके अंदर जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की एडिशन होती है तो एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और नतीजा ये निकलता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो अनस्टेबल हो जाता है। अब हम देखेंगे बेटा कि हम कौन सा पैरामीटर रखते हैं जिस पैरामीटर की बुनियाद पे हम कहते हैं कि ये आइसोटोप रेडियो एक्टिव होगा और ये आइसोटोप रेडियो एक्टिव नहीं होगा। क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन को देखते हैं तो ट्राइटियम जो होता है वो भी रेडियो एक्टिव बन जाता है, इसलिए कि उसके अंदर भी 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं और एक प्रोटॉन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। तो हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा पैरामीटर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 81 या 82 से अबोव तो ये नहीं है, उस कैटेगरी के अंदर तो नहीं आता। तो हम कौन से पैरामीटर को इस्तेमाल करके आइसोटोप्स के बारे में देखेंगे कि आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव क्यों होते हैं। तो बेटा मैंने आपको रीजन बता दिया कि उसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स पार्टिकल्स की वजह से बढ़ने की वजह से जो है वो एनर्जी की शेयरिंग होती है। तो आप कहोगे बेटा कि मोस्ट ऑफ आइसोटोप्स आर रेडियो एक्टिव, मोस्ट ऑफ आइसोटोप्स आर रेडियो एक्टिव। आपके एसटीपी के अंदर इसकी एक वैल्यू भी लिखी हुई है बेटा, पीटीबी के अंदर कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं लिखी हुई, लेकिन एसटीपी के अंदर ऐसी एक वैल्यू भी लिखी हुई है बेटा कि कितने जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें से कितना पार्ट जो होता है बेटा वो रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है बेटा, इसके अंदर कोई जो है वो फिगर नहीं लिखी हुई, एसटीपी के अंदर ये चीज लिखी हुई है बेटा। एसटीपी के अंदर ये लिखा हुआ है बेटा, ये चीज याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपको आगे काम आए बेटा। बेटा ये है कि इसके अंदर बेटा आउट ऑफ 1400 न्यूक्लियाई बेटा, ये आइसोटोप्स की बात है बेटा, जो आइसोटोप्स के न्यूक्लियाई होते हैं ओनली 1/5 are found to be stable।
बेटा जो आइसोटोप्स के अंदर 1400 न्यूक्लियाई हैं, उनमें से बेटा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1/3 जो होते हैं बेटा, 1/3 स्टेबल होते हैं बेटा। आप कह सकते हैं कि बेटा 1/3 इसके अंदर सॉरी 1/5 जो होते हैं वो इसके अंदर स्टेबल होते हैं। 1400 न्यूक्लियाई हैं, उनमें से 1/5 मींस 1400 डिवाइडेड बाय 5, तो वो इतने स्टेबल होते हैं। मींस 1400 में से सिर्फ 5 अगर हिस्से करें तो उसमें से सिर्फ एक हिस्सा स्टेबल होता है, बाकी सब जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं बेटा। ठीक है, तो इसकी अनस्टेबल होने के लिए हम पैरामीटर जो इस्तेमाल करते हैं वो होता है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बेटा। तो आप करोगे बेटा कि न्यूक्लियाई having a neutron to proton ratio greater than 1.6 are found to be radioactive बेटा। बेटा ऐसे न्यूक्लियाई जिनका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ग्रेटर देन 1.6 होता है, जैसे आप देख सकते हैं बेटा हाइड्रोजन तो एक अलग चीज है, उसके अंदर तो न्यूट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, उसके अंदर तो सिर्फ प्रोटॉन है। केमिस्ट्री के अंदर एक्सेप्शंस हैं बहुत सारी, हाइड्रोजन के लिए भी है। तो इसी तरह बेटा जो ऐसे न्यूक्लियाई, ऐसे आइसोटोप्स जिनका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ग्रेटर देन 1.6 होता है वो रेडियोएक्टिव होता है। जैसे ट्राइटियम होता है, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 1 प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 2 होता है, रेडियोएक्टिव। तो बेटा इसलिए कि उसके अंदर 3 पार्टिकल्स की वजह से बाइंडिंग एनर्जी कम पड़ जाती है और वो अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको सेल्स में इस तरह से देखेंगे बेटा। ठीक है, अब ऐसे न्यूक्लियाई जिनका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बेटा इक्वल टू 1 होता है वो रेडियोएक्टिव नहीं होते। जैसे ड्यूटेरियम होता है, आम तरह से हीलियम है, इन सब का न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1 है। या ऐसे जिनका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1.6 या उससे कम है तो वो भी रेडियोएक्टिव नहीं होंगे। तो ये आप एक पैरामीटर कह सकते हैं जिससे हमें पता लगता है कि रेडियोएक्टिविटी जो होती है, रेडियोएक्टिविटी जो होती है वो कहां से शुरू होती है। तो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो होता है उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं बेटा। देखिए अब इसका ग्राफ दिया गया है बेटा, आपके बुक के अंदर एसटीपी के अंदर एक ग्राफ दिया गया है बेटा, और ये ग्राफ आपको ये बताता है कि कौन से एलिमेंट्स जो होंगे वो रेडियोएक्टिव होंगे और कौन से एलिमेंट्स जो होते हैं वो रेडियोएक्टिव नहीं होते बेटा। अब इसके अंदर इस तरह से ग्राफ दिया गया है बेटा, इस तरह से। इसके अंदर इस तरह से बेटा ग्राफ दिया गया है। इसके एक्स एक्सिस पे बेटा यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर बेटा यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर दिया गया है बेटा। प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन्स की तादाद यहाँ पे लिखते हैं बेटा, और यहाँ पे बेटा न्यूट्रॉन नंबर हम लिखते हैं बेटा। न्यूट्रॉन्स की तादाद हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा। ये न्यूट्रॉन नंबर है और ये कौन सा है बेटा, प्रोटॉन नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं बेटा। इसके ऊपर डेटा लिखी हुई है, मैं वही लिख लेता हूँ बेटा। ठीक है, यहाँ पे बेटा ये होता है बेटा, ये 10 है बेटा, 20 है, 30 है, 40 है, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120,
130 इस तरह से प्रोटॉन्स की तादाद है बेटा। किसी भी जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद कितनी होती है बेटा? देखिए ये होता है बेटा 10, ये होता है बेटा 20, ये होता है बेटा 30, ये होता है बेटा 40, ये होता है बेटा 50, ठीक है। ये होता है बेटा हमारे पास 60, ये होता है हमारे पास 70, और ये होगा बेटा 80, इस तरह से होगा 90 बेटा, इस तरह से होगा 100 बेटा, इस तरह से होगा 110 बेटा, इस तरह से होगा 120 इस तरह से। ये बेटा न्यूट्रॉन्स की तादाद है बेटा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं कि ये जो है बेटा ये बहुत ज्यादा ऊपर जाती है बेटा। अब इसके अंदर एक लाइन होती है जिसको कहा जाता है 45 डिग्री लाइन बेटा। बेटा ये 45 डिग्री लाइन है बेटा, और 45 डिग्री लाइन बेटा 45 जो डिग्री होती है ना उस पे x और y बराबर होते हैं। जैसे बेटा ऐसा एटम जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होगी। सपोज करें बेटा एक आपके पास न्यूक्लियस है बेटा जिसके अंदर 10 प्रोटॉन है 10 न्यूट्रॉन है, उसकी पोजीशन कहाँ पे आएगी बेटा? 45 लाइन पे आएगी। उसकी पोजीशन आएगी 45 लाइन पे, जिसके अंदर 10 प्रोटॉन है 10 न्यूट्रॉन है। सपोज करें किसी के अंदर बेटा 30 इस तरह से अगर है हमारे पास, तो उसकी पोजीशन भी कहां पे आएगी बेटा? 45 पे आएगी। तो बेटा ऐसे एटम्स जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होगी ना बेटा, तो उसके लिए आप देखोगे कि वो 45 लाइन पे आएंगे, ठीक है। तो 45 लाइन पे वो एलिमेंट्स आते हैं बेटा जिनके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद जो होती है बेटा वो इक्वल होती है। अगर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होगी बेटा तो वो कहां पे लाए करेगा बेटा? वो लाए करेगा 45 लाइन पे बेटा, ठीक है। 45 लाइन पे वो एलिमेंट आएगा बेटा, 45 पे वो एलिमेंट आएगा जिसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रेशियो 1 होगा बेटा। 45 लाइन पे वही आएगा बेटा जिसका न्यूट्रॉन तो प्रोटॉन रेशियो अगर 1 है तो आप पाएंगे कि न्यूक्लियाई पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई इज ऑन 45 डिग्री लाइन बेटा। मींस 45 डिग्री लाइन पे जो एलिमेंट होगा बेटा उसका जो है वो आप कह सकते हैं कि पोजीशन 45 डिग्री लाइन पे होगी। आप इस तरह से अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है ना उनको अगर यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर पुट करोगे तो आप देखोगे कि शुरू वाले जो होते हैं उनके अंदर जो होता है बेटा, उनके अंदर आप देखोगे बेटा कि उनकी पोजीशन तकरीबन 20 और 30 के दरमियान तक उनकी पोजीशन आएगी इस लाइन के ऊपर, क्योंकि ये 25 या 27 तक होते हैं। ऐसे एटम्स होते हैं जिनके अंदर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन दोनों इक्वल होते हैं, तो वो कहां पे आएंगे? 45 लाइन पे आएंगे। लेकिन आप इस तरह से 27 या 5 के बाद इस तरह से आगे जाओगे तो आप देखोगे उन एलिमेंट्स के अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद बढ़ रही है एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। जब उनका इस तरह से होगा तो इसका मतलब है कि न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ग्रेटर देन 1 है बेटा। जब ग्रेटर देन 1 होगा तो वो लाइन से ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे और प्रोटॉन क्या हो जाएंगे? कम। और न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बढ़ते बढ़ते बेटा, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो बढ़ते बढ़ते जब ग्रेटर देन 1.6 हो जाएगा तो यहां से रेडियो एक्टिविटी शुरू हो जाएगी बेटा। जैसे आप देखते हैं बेटा कि 80 या 80 से अबोव जब आप जाओगे तो उन एटम्स का न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो क्या हो जाएगा बेटा? ग्रेटर देन 1 हो जाएगा।
तो उनके अंदर क्या हो जाती है बेटा, रेडियो एक्टिविटी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी को आप इस पैरामीटर के ऊपर परख सकते हैं। कैसे? न्यूक्लियाई जिनका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ग्रेटर देन 1.6 होता है वो रेडियो एक्टिव होते हैं, और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि ये जो होते हैं बेटा मोस्टली आइसोटोप्स जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बात दी गई है इसके अंदर। बेटा ये पेज नंबर 300 जो है वो 2 खोले। ठीक है बेटा, अब 302 एसटीपी के अंदर खोले बेटा, उसके अंदर लिखा हुआ एस शोन इन द फिगर, ये फिगर बेटा। If a nucleus has an equal number of protons and neutrons, कैसा न्यूक्लियस जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इक्वल है, its position on the graph will be on 45 degree line, इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, 45 डिग्री लाइन पे होगी। This is approximately the situations for the commonest isotopes of the light elements, जो हल्के एलिमेंट्स होते हैं उनके कॉमन आइसोटोप्स ऐसे ही होते हैं। As the atomic number increases, जैसे जैसे atomic number increase होगा, however the number of extra neutrons gets larger and larger, जैसे 20 के बाद आप जाओगे नंबर पे तो देखोगे कैसे एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद कम होती है, न्यूट्रॉन्स की बढ़ती जाती है। अब ये न्यूट्रॉन्स की तादाद क्यों बढ़ती है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल होता है, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस में कंट्रीब्यूट करता है, और न्यूक्लियस के अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस जितनी ज्यादा होंगी ना वो स्टेबल बनेगा। इट इज टू बी नोटेड दैट इन मस्ट एक्सेप्ट for some of the very light nuclei, hydrogen except hydrogen के। Thus we conclude that all nucleons contribute to the attractive forces that hold the nucleus together. All nucleons, प्रोटॉन्स कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं अट्रैक्टिव में? बेटा प्रोटॉन का भी मास तो होता है ना, मास को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो प्रोटॉन्स अट्रैक्ट भी करते हैं, रिपेल भी करते हैं। रिपल्शन उनकी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है, वो अलग बात है, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मासेस की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और दूसरा, न्यूट्रॉन के बढ़ने से स्टेबिलिटी इस सेंस में आएगी कि बेटा वो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन के बढ़ने से बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती है, तो नतीजा क्या निकलता है कि अनस्टेबल बन जाते हैं। Thus we conclude that all the nucleus contribute to the attractive forces that hold the nucleus together, whereas the instability is due to the repulsive Coulomb force between the protons. As Z increases, in excess of N over Z is required to require in order to achieve stability. बेटा इन लाइटर आइसोटोप्स को छोड़ के बाकी सब के अंदर न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो स्टेबिलिटी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, सिर्फ ये जो लाइटर होते हैं इनके अंदर एक्सेप्शंस है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारे पास आइसोटोप्स या आइसोटोप्स से रिलेटेड जो है वो ये ग्राफ। अब कल इंशाल्लाह बेटा हम डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिविटी। ये जो कल वाले टॉपिक है बेटा ये आपके पीएमसी के सिलेबस के अंदर शामिल है, तो इसको बेटा ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा।